राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतरचंद आर्य, कुलगुरु प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर जी, मिलिंद सिंह पांडे जी, परांडे जी, डॉक्टर नचिकेत जी तिवारी, यहाँ उपस्थित कुलगुरु नंदकिशोर पांडे जी, पूर्व कुलगुरु भगवती प्रसाद शर्मा जी, उपस्थित शिक्षाविद, पीएचडी उपाधि प्राप्त और शोधरत अकादमिक छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज का यहाँ संगोष्ठी का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में मुझे जो विषय बताया और राष्ट्र की संकल्पना, देश बनता है, राष्ट्र विकसित होता है, एक देश एक संस्कृति, भाषा अनेक, भाव एक, पंथ अनेक, गंतव्य एक। तभी राष्ट्र की संकल्पना जो कंसेप्ट है तो आपको ध्यान भी है। राष्ट्र की सीमा होती है, राष्ट्र में उस देश का नागरिक रहता है, उसी देश में उन्हीं की सभी पीढ़ियां रहती है। नया कोई बाहर का आया तो उसे अपने देश की नागरिकता देना पड़ती, उसे देश की नागरिकता स्वीकारनी पड़ती। कहीं भी देश की नागरिक अभी आपको ये भी मालूम हो कि नागरिकता का चुया रहता है इतना ही, वीजा लेकर कई महीना 2 महीने 6 महीने रह सकते वो राष्ट्र की परमिशन से, लेकिन वो राष्ट्र का नागरिक करके वहाँ रहना है तो राष्ट्र का नागरिकत्व लेना पड़ता है। अरे उसी के रहने की इजाजत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते कि सालों तक रहते लेकिन नागरिकता नहीं लेते। हम पेपर में पढ़ा है कि माननीय सोनिया जी गांधी ने कई सालों तक नागरिकता ली नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया, ये भी आप पढ़े होंगे, लेकिन ये सच में अच्छा नहीं। और अब किसी भी वो देश, अपने देश तो ऐसा बना है शुरू में एक धर्मशाला, आओ बैठो यहाँ रहो, ऐसे एक धर्मशाला जो ऐसे अपने देश की शुरू के काल में परिस्थिति थी। जब अपना विभाजन हुआ तब तो लोग उधर के आए, वो तो वहाँ सही बोल रहे थे। जब विभाजन हुआ तो ये बात पे हुआ था कि लोगों के अदला बदल हो जाएगी, इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर लोग इधर जाएंगे। क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले दिन 15 अगस्त में बोल दिया कि हमारा जो राष्ट्र है वो इधर भी राष्ट्र रहेगा, जिसको यहाँ रहना है रहो, जाना है तो जाओ। फिर जो जाने में तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपना बाढ़ बिस्तर बांधा था तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर यही रहे और उधर के इधर आए तो केवल वहाँ अच्छी परिस्थिति नहीं थी, 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग। और जो बचकर आए वो भी इधर आए, लेकिन जो यहाँ नहीं आना चाहते थे
आना नहीं होते थे वो भी आ गए। और आपने ये भी सुना होगा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ, भारत ने भी उस पर कुछ मदद की, तब 1 करोड़ मुस्लिम लोग वो उधर से भारत में आ गए, बच गए। मैं बहुत सालों से ये देखता हूँ, मुझे याद है मैं 1967 साल का भी एक प्रसंग याद है कि आसाम में फखरुद्दीन अली अहमद का जो मतदार संघ था, कॉन्स्टिट्यूंसी डिब्रूगढ़, वह 1967 में कई हजार लोग भी उधर के यहाँ नाम उन्होंने मतदार यादी में नाम डाले थे। 1967 में डिब्रूगढ़ में हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, मैं उस समय हमारे विवेक भी पढ़ता था, पांचजन्य भी पढ़ता था। पांचजन्य तो मैं तो एक वहाँ एक सदर चलता था, घुसपैठ, पानी बैठे घुसपैठ, ऐसा एक सदर था, वो भी चलता था, इसी से भी चलता था, ये सब मालूमात वहाँ से आती थी। लेकिन देश की नागरिक होने वही देश पर उनकी निष्ठा होनी चाहिए। जो उस देश का सही नागरिक है तो देश के जो मानव बिंदु होते हैं उसी का उन्होंने आदर करना चाहिए। एक देश का खाना और दूसरों देश का गाना, वो देश का नागरिक, सच्चा नागरिक नहीं बन सकता। सच्चा नागरिक नहीं बन सकता है। और जिस देश में हम रहेंगे, जिस देश का अनाज खाएंगे, जिस देश का हम हवा पे हमारा हम जगेंगे, उस देश पे रहना है तो उस देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखना चाहिए। और श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो यहाँ रहने में अर्थ तो भी क्या है। और राष्ट्र की जो संकल्पना होती है ना, सभी नागरिक एकजुट रहे, एक मन के रहे राष्ट्र के बाबत। हम गांव में नहीं बोलते, गांव में तुम झगड़ा करो, देश में कुछ झगड़ा करो तो हमको कुछ नहीं। तो जब राष्ट्र का प्रश्न आता है, अपन ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा, कहीं क्रिकेट में पाकिस्तान जीत जाए तो इधर पटाखे फूटते, क्यों फूटते पटाखे? अब ये जो बातें है ना, ये राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्र की हमारी संकल्पना जो है उस पे ये नहीं हुई। और राष्ट्र का बोले तो राष्ट्र एक जीव राष्ट्र बन जाए तो राष्ट्र आगे जाता है और राष्ट्र बनता है। उदाहरण बहुत है, मैं अपने को इजराइल का उदाहरण दे सकता हूँ। इजराइल कब बना? इजराइल बना 1948 में, अपने बाद बना। लेकिन जो वहां का जू समाज है, यहूदी समाज है, उनको किसकी भूमि नहीं थी। 2000 साल वो जू समाज देश के विश्व के हर देश पे रहता था 2000 साल तक। और वो जहाँ था वह एक ही प्रार्थना करता था कि आज मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, कल मैं मेरे देश पे प्रार्थना करूंगा, मेरे देश पे प्रार्थना करूंगा। उनके पास कहा था देश, लेकिन उनका सपना था, उनका ध्येय था, उनकी दृष्टि थी, उनका आत्मविश्वास था कि कभी न कभी हम हमारा देश निर्माण करेंगे। और उन्होंने उनका देश निर्माण किया, विश्व के सभी लोग यहाँ आए और थोड़े दिन में इजराइल का इतनी बड़ा इजराइल का नाम तो सभी दूर लेते हैं। और
तीनों तीनों बाजू से शत्रु राष्ट्र है, एक बाजू से समुद्र है, लेकिन डरते नहीं। उनके वहां अभी भी बच्चा 10वीं पास हुआ तो 3 साल का मिलिट्री का शिक्षण लेना पड़ता है। बच्चे को भी 2.5 साल का मिलिट्री का शिक्षण लेना पड़ता है। और ऐसे भी नागरिक है कि जिन्होंने मिलिट्री का सब शिक्षण पूरा किया है और वो नागरिक अलग अलग व्यवसाय करते, अलग अलग अपनी खेती करते, अलग अलग अपना नौकरी करते, लेकिन मिलिट्री का शिक्षण हर एक के पास है। जब देश पे आक्रमण होता है तो ये सब नागरिक दौड़ते जाते हैं और बोलते मुझे भी सीमा पे भेजो, मुझे भी संरक्षण करने दो मेरे देश का, मुझे सीमा पे भेज दो। इसीलिए कतार में खड़े रहते। वो अपने देश की संकल्पना, वो अपने देश के लिए उन्हीं का जो आत्मबल है, वो निश्चय है, वो सही मानना पड़ता है। तब देश आगे जाता है, देश विकसित होता है। और कोई भी आओ, कोई भी रहो, कितने साल रहो, हमारे पास भी आंकड़े हैं। सभी बड़े बड़े शहरों में घुसपैठी अभी भी बहुत है और वो यहाँ शुरू लगाते हैं, यहाँ शुरू भी लगाते थे। और एक माना जाता था कि बाहर का शत्रु भी है और हमारे अंदर भी कुछ है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लोगों ने बोला है, तो मैं इसलिए राष्ट्र की जो संकल्पना है, राष्ट्र के नागरिकों ने देश के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। और यहाँ की भूमि, यहाँ की देवता, यहाँ के पेड़, यहाँ के नदियाँ, यहाँ के पर्वत, यहाँ के गौ, यहाँ के मंदिरों और यहाँ का समुदाय पे हमारी निष्ठा रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। हम तो पर्वत की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की क्यों पूजा करते, नदियों को हम माता क्यों मानते, और उसके पानी से हमारा जीवन जगता है, उससे पानी से हमारा जीवन जगता है। हम पेड़ को भी हम संरक्षण करते, पेड़ की भी पूजा करते हैं। आप देखें कि हमारा पीपल है, बड़ है, वहाँ हिंदू समाज कभी उसकी लकड़ी जलाता नहीं, ग्रामीण भाग में जलाता नहीं। क्यों? वो ऑक्सीजन देता है और उसकी हम पूजा करते हैं। महिला भी पूजा करती है और बोलती है कि 7 जन्म तक मेरा वही पति रहने दे। ये क्यों? ये भावना है, सद्भावना है, ये राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र के कुछ मूल्य होते हैं, राष्ट्र के कोई आदर्श होते हैं, वो अपने लेना चाहिए। एकता की भावना जो उन्हें एक सूत्र में बांधती है। और हमारी संगठित जन समुदाय, निश्चित भूभाग, संस्कृति, परंपरा, ये सब राष्ट्र के प्रति हम सब ये भावना दिल और स्फूर्ति से होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति हम एक है, ये भावना जो है, ये श्रद्धा जो है, ये दिल से भी होना चाहिए और पूर्ति से भी होना चाहिए। कई लोग तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सिंदूर हुआ, सभी लोगों से पंतप्रधान ने पूछा क्या करना है, नहीं तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पीछे पीछे क्या होता है? क्यों ऐसी न्यूज आती है कि जो लोग हमारे देश के इसके विरोध में आती है और आपसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ में, तुम कुछ भी करो, फिर भी ये पूछते हैं कि तुम्हारे लोग कितने मरे, कितने गए, कितना नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ। अरे एक बार उस पे गए तो जीने की जरूरत नहीं। हमारा देश रहा ना, बस हम विजय हुए ना, बस ये देखना चाहिए। तो ऐसा देश बनता है
तो देश जो बनता है तब एक देश में दूसरा देश बन जाता है। जैसा कि भारत से हो, हमारे ब्रिटेन से हो, अमेरिका से हो, बहुत देश बने। भारत में तो इतने देश बने भारत में, तो आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में पहले तो हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में मैं एक किताब पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो उसपे हमारे हिंदुस्तान की कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने मैक्स मुलर जो है पश्चिम के बहुत बड़े एक लेखक है, इतिहासकार है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने उनके किताब में लिखा है और पंडित नेहरू ने उसका उतारा याद किया। पंडित नेहरू बोलते हैं कि अफगानिस्तान में पहले सब हिंदू रहते थे, बाद में वो बौद्ध बने और बौद्ध बनने के बाद वो मुस्लिम बने। तो पंडित नेहरू जी की किताब में लिखा। तो वो पहले गया, बाद में श्रीलंका गए, बाद में तो ब्रह्मदेश गया। ब्रह्मदेश भी हमारा हिस्सा था और ब्रह्मदेश में तो अभी नाम बदल दिया, उसका नामार किया। क्यों? तो ब्रह्म एक शब्द जो है हिंदू का शब्द लगा, उनका देव लगा। ब्रह्मा विष्णुमय बोलते ना, पर ब्रह्मा विष्णुमय, तो उनको लगा होगा अरे ये ब्रह्मा तो उनका है, अपने पास नको करके उसका म्यांमार कर दिया, देश का नाम ही बदल दिया। क्यों? हिंदू का है, हिंदू को लोग मानते करते। दूसरे बार हमारा श्रीलंका भी गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से बंगला गया, और ये सब हिंदुस्तान में थे। इतना बड़ा अपना सब देश था, और हिंदुस्तान श्रीलंका तो 48 पे गया श्रीलंका। और बाद में भी कुछ दिए, बाद में भी आने के बाद भी पीओके भी दे दिया। हमारे श्रीलंका के पास एक बेट था, वो भी दे दिया। वो भारत का बेट था, वो भी दे दिया। और आपको याद होगा कि हमारा गोवा प्रदेश, गोवा भारत में कब विलीन हुआ? गोवा भारत में विलीन हुआ 1961 में। स्वातंत्र के बाद कितने साल? 14 साल। क्यों लगे 14 साल? अरे जब संघ के और जनसंघ के लोगों ने सत्याग्रह किए, हमारे जगन्नाथ दूसरे प्रचारक थे, बाद में जनसंघ में काम करते थे, बड़े धरने रखते थे, उनका भाषण सुनने को विरोधी लोग भी आते थे। और जब उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और बहुत सारे लोगों ने लिया तो उन्होंने जेल भी भोगना पड़ा। हम कभी उनको कर्नाटक केसरी बोलते थे, तो बोलते काय का कर्नाटक केसरी, गोवा तो मार खाए, जूते से मार खाए, लाठा खाए, डंडे खाए, ये भी बोलते थे। तो इतना उनकी तकलीफ सहन की उन्होंने। बहुत अधिकारी हमारे सुधीर पढ़ते, जिन्होंने रामायण गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, ऐसे वो भी सत्याग्रह में। बहुत सारे नाम मुझे भी याद है, लेकिन ऐसा गोवा क्यों रहा भाई? 14 साल हमने क्यों नहीं लिया? ये भी प्रश्न हमारे मन में है। क्यों? देश पे प्रेम, देश पे निष्ठा, देश पे भक्ति, वो अपना है, अपने को लेना चाहिए, ऐसी भावना रहती तो गोवा भी जल्दी आता था। लेकिन ये भावना नहीं थी, ऐसा लगता। 14 साल लगे, 14 साल। तो ये देश बनता नहीं से, अपना देश बनना है तो अपने सभी सीमाएं और सभी हमारे नागरिक एकजुट होना पड़ेंगे। और हमारी सभी, आपको याद है
कि भारत अंग्रेजों से हमने लिया इसका मतलब उन्हीं का था, ऐसा नहीं। भारत तो हमारा था, हमने लिया, हमारा स्वतंत्र दिन हम मनाए थे। अरे उन्होंने तो आक्रमण किया था, उन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया था और वो कब्जेदार था। उन्होंने जबरदस्ती हमारा जमीन, हमारा देश कब्जे में लिया था, उसको हम हकाल दिया। वो गया क्यों? वो गया क्यों? ब्रिटिश यहाँ से क्यों गए? तो ब्रिटिशों ने बोला, ब्रिटिश क्या बोले, हम इसीलिए गए यहाँ से, इसीलिए गए कि यहाँ तो बहुत लोग विरोध में हो गए थे, बहुत लोग विरोध में होते और हमारे लोगों को भी मारते थे। लेकिन हम इससे डरे कि सुभाष चंद्र बोस की जो सेना यहाँ आ गई और हमारे यहाँ की सेना में जो भारतीय लोग हैं वो जब उनको मिले तो हमको भागना पड़ेगा, हमको दुम लगा के भागना पड़ेगा। और भागना पड़ा और तो हम भाग गए, हम छोड़ दिए, हम रणछोड़दास बनेंगे, इसीलिए हम खुद यहाँ से चले गए, तुमको स्वतंत्र दिया। ये भी अंग्रेज लोग बोलते हैं, उनको डर था वो सुभाष चंद्र बोस का आजाद देने का। और यहाँ जो मिलिट्री में लोग गए थे भारत के, वो केवल पेट के लिए नहीं गए थे, उनको भी लगता था। मंगल पांडे तो वही था ना, भारत का ही था ना। ऐसे तो बहुत मंगल पांडे थे मिलिट्री में, बाहर का थोड़ा सपोर्ट मिलता था तो उसी दिन उनको भगा देते थे और इससे अपना देश स्वतंत्र हुआ। ऐसा देश बनता है और देश उनका नहीं था, हमारा था, कब्जा किया हमारे और वो छोड़ा। इसीलिए भारत से अनेक देश बने। तो अब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये भी देश ऐसे ही स्वतंत्र हुए। आपको मालूम है राष्ट्र विकसित कब बनता है? राष्ट्र विकसित जब बनता है, राष्ट्र जब विकसित होता है तब राष्ट्र के नागरिकों में एक संग होते हैं, देश पर प्रेम करते हैं, देश के लिए सर्वस्व अर्पण करते हैं, शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हैं। नागरिकों में शक्ति, बुद्धि, त्याग, संयम, शांति, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, ये सब नागरिक में होता है, वो नागरिक के देश का विकास होता है। वो नागरिक भी अपना विकास के लिए अपना भी सहयोग देते हैं। लेकिन जब देश का विकास होना है तो किसी पड़ोसी देश हमारे विरुद्ध न हो, हमारा शत्रु हमारे पड़ोसी ना हो, तो भी राष्ट्र का विकास होता है। हमारे तो जन्म से ने 1947 में हम जिसको हजारों साल जिन्हें हमें विरोध किया, हजारों साल जिन्होंने हमको विरोध किया, हमारे भूमि में आक्रमण किया, हमारे देवालय तोड़े, हमारे मूर्तियां फोड़ी, हमारे लोगों को धर्मांतर करने लगा। हमारे धर्मांतर इसलिए किया उनकी संख्या बढ़ाना। और वो जो लोग थे हजारों साल से उनके मन में हमारे बारे में जो कटुता थी, जो द्वेष था, और वो द्वेष वालों को हमारे बाजू बिठाया, वो द्वेष वाले को हमारे बाजू बिठाया। तो सही हमें उनको अच्छा लगेगा हमारा विकास, तुमको अच्छा लगेगा हम आगे जा रहे हैं। अरे अभी तो भाई को भी नहीं लगता, एक भाई जरा आगे ना जा रहा, गांव में तो दूसरा भाई थोड़ा विरोध करता है, बहुत शाना हो गया क्या?
तो ये तो इंद्र होता तो वो तो अपने विरोधी स्वतंत्र हुआ जब तो लगा होगा कि भाई एक भाई को बांट दो, वो करेगा, लेकिन उन्होंने अपना भी लिया और दूसरे का लेने को मिला। मैं याद करता हूँ आपको, याद करता हूँ स्वतंत्र के 2-4 दिन पहले, स्वतंत्र के 4-5 दिन पहले एक कराची और लाहौर से कुछ महिला राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य थी, उन्होंने पत्र लिखा था हमारे लक्ष्मीबाई केलकर को, और वो पत्र में लिखा था हमें इधर डर लगता है, क्या करना है और हमारे समझ में नहीं आ रहा, तुम आओ हमको मार्गदर्शन करो। केलकर ताई कब गई? केलकर ताई गई कराची, वो दिन था 13 अगस्त, मुंबई से थी। वो विमान में वो 2 ही हिंदू महिला थी, बाकी सब वही लोग थे, मुंबई से गए और वो विमान में घोषणा देते थे। वो घोषणा देते थे कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और ये 2 महिला भारतीय थी, वो वहाँ के जो राष्ट्र सेविका समिति के बहनों ने जो पत्र लिखा था उसका वो सांत्वन करने के लिए गई थी कि आप डरो मत यार, कितनी बड़ी हिम्मत है। केलकर ताई आपको पता नहीं होगा यार, जिन्होंने कुछ किसी बौद्धिक वर्ग में सुना भी होगा नहीं, लेकिन ये हिम्मत और वो परिस्थिति, ये सब देखकर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में जाना और वापस आना बहुत बड़ी बात है। वो कब होता है? वो होता है हमारा उधर का प्रेम, उनके तरफ प्रेम है, हमारी सद्भावना है, ये हमारे लोग हैं और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। ये भावना मना में रहेगी तब ऐसा उदाहरण होता है, ऐसा उदाहरण तब बनता है। तो ये राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र है वो ये, तो मैं बोला कि राष्ट्र के भाई ग्रह की बात की आपके सामने, और भारत का भी विकास हो रहा है। भारत में अभी विकसित देश बन रहा है, नहीं विकसित हो गया, विकसनशील हो गया, विकसित बन रहा है, विकसित बन रहा है। और अपना देश जितना विकसित होगा उतना दूसरों देशों को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भारत दूसरों देशों की एक बाजार पेट है। उधर माल तैयार करो, कहाँ बेचो और पैसा लेके जाओ। अभी ये नहीं चलेगा, अभी ये नहीं चलेगा करके तो मोदी साहब ने बोला यहाँ पैदा करो, यहाँ बिगड़ लो, बाहर का मत लो। और संतों बहुत सालों से ये स्वगृह का या हमारे राष्ट्र का ही उत्पादन आप करो और यहाँ लो, ये बहुत सारे से नेता बहुत सालों से बात करते थे। और ऐसा ही अपन देखा है कि वहाँ अभी जो अपने को बहुत सारे देश जिनको आप तक मदद करते थे उनके बारे में भी बहुत चिंता चल रही है। लेकिन अपना भारत विकसित है, अपने बिहारी वाजपेयी 2004 तक जो पंतप्रधान थे, देश के अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पर थी। उसके बाद 10 साल जिनकी सत्ता रही तो 12वें नंबर से 11वें नंबर तक आ गए। और मोदी जी जब 14 में
पंतप्रधान बने तो अभी 24 तक हमारे 11 से चौथे नंबर पर व्यवस्था आ गई। इसकी अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी है। हम जब गांव में जाते हैं, मैं तो बचपन से गांव में रहता था, उस गांव का चित्र भी मुझे याद है और आज का चित्र भी याद है। हमारे गांव में कभी सीमेंट का घर वगैरह कभी दिखता नहीं था, मट्टी के घर थे, पत्थर के घर थे। अभी आधे से ऊपर या सभी गांव में आरसीसी के घर बन गए। क्यों बन गए? पहले क्यों नहीं बने थे? पहले तो हमारा उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी नहीं हमारे पास था। अब तो हम आरसीसी के घर बन रहे, आवास बन रहे। क्यों? हमारी सभी की अर्थव्यवस्था बढ़ी, हर लोग की अर्थव्यवस्था बढ़ी करके देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। और अभी देश में सभी देहात में आप जाइए, आदिवासी देहात में भी जाइए, जनजाति गांव में भी जाइए, वहाँ भी तुम अच्छे घर मिलेगी, अच्छी घर मिलेगी। और इसीलिए उनके पास पैसा आ गया। पैसा क्यों आ गया? तो देश में भी दिया, सरकार में भी दिया, उनके फसल को अच्छा भाव दिया। और अपने फसल को जब अच्छा भाव मिलता है तो उनके पास पैसा आता है और फिर वो घर की आवाज की तरक्की भी कर सकता है। ये बड़ा, ये ध्यान में रखो। और शैक्षणिक स्थिति भी अपनी बढ़ रही है। अपनी शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब थी। मैं जब आपसे कहूँगा कि अपनी शिक्षा नीति कब से थी? 1835 में हमारे यहाँ जो लॉर्ड थॉमस मैकालो यहाँ गवर्नर था और उन्होंने जब इंग्लैंड में भाषण किया 2 फरवरी 1835 में, तो वो क्या बोला? वो ये बोला कि भारत को अपन ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकेंगे। क्यों? तो भारत के लोगों के पास नैतिकता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास एक दूसरे को मदद करने की इच्छा शक्ति है और देव धर्म पे उनका विश्वास है। उनकी संस्कृति की जड़ें बहुत नीचे तक है, संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत है। उनको अपन ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। उनको गुलाम बनाना है अपना, तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो, उनकी शिक्षा पद्धति बदलो। उनका देव धर्म पे जो उनका श्रद्धा है वो बदलो, उनकी संस्कृति जड़ से उखाड़ दो। तो उसका भाषण है, वो एक समृद्ध देश है। मैकालो बोलता 1835 में ऐसा हमारा देश था। और 23 मार्च 1922 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में भाषण किया, कोर्ट के सामने भाषण किया और कोर्ट ने उनको सजा दी थी, जेल की सजा। वो भाषण क्या था? महात्मा गांधी जी भाषण में बोले, अंग्रेजों ने हमको बहुत लूटा, हमारे पास कोई रखा नहीं, हमारा सब यहाँ से खरीदी करते थे, सभी कपास वो खरीदी करते थे, जो भाव में देना है वो भाव में लेते थे और उधर जाके कपड़ा बना के इधर भेजते थे, सूट बना के इधर भेजते थे और सभी कपास वो चाय वो भाव में लेते थे। वो शेतकारी को परवड़ता भी नहीं था। तो ऐसे स्थिति में हम आपको लूटा है, हमारे पास अनाज नहीं, हम भूखे मरे, दुष्काल आ गया तो हजारों नहीं लाखों लोग मर जाएंगे,
ऐसी हमारी हालत हो गई, हमारे घरों ने उद्योग बंद कर दिए। अंग्रेजों ने, हमारे पास कोई रहा नहीं, हर एक घर के घरेलू उद्योग थे। राजस्थान में तो बहुत थे। राजस्थान में घर में कपड़ा तैयार करते थे, वो बेचते थे, उसके पैसे लेते थे। कारपेंटर अच्छे थे, नक्शेदार बनाते थे, वो भी बिकते थे। हर घर में दूध का भी बड़ा व्यवसाय था। वो सब घरेलू उद्योग बंद कर दिए। लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोग खोखला बन गए। ये महात्मा गांधी ने 1922 में कहा। 18 में भारत कहा था समृद्ध था। वो बोला, मैं बोला मैं हिंदुस्तान में सभी ओर घुमा, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। और यहाँ चोर भी नहीं था, यहाँ भीख मांगने वाला भी नहीं था। ऐसा हमारा देश था। हमारे बहुत कीर्तनकार बोलते थे, भारत का आदमी कहीं काशी में जाए तो काठी पे, लाठी पे सोना बांध कर जाता था, उसकी कोई चोरी होती नहीं थी। ये भी पुराने लोग बोलते हैं। तो ऐसा देश था। 90 साल में 22 में हमारा देश कैसा बना, लूटा। और ऐसे स्थिति में हम देश हमारा जो चल रहा है, इतनी अवस्था हमारी विकट हो गई। और एक देश एक संस्कृति, एक देश एक संस्कृति जो है, हमारे देश की संस्कृति है भारत तरीका देश। केवल भारत है दुनिया में, भारत तरीका देश केवल भारत है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं। इतनी संस्कृति हमारी पुरानी है, पुरानी संस्कृति है। संस्कृति किसी समाज के सोचने का, विचार करने का, कार्य करने का, जीने के तरीके, विश्वासों, रीति रिवाज, कला, नैतिकता और ज्ञान का समग्र रूप होती है। इतनी संस्कृति हमारे पास है। ये सभी हमारे पास, हमारा समाज एक होकर तोड़ता, विचार करता, कार्य करता, विश्वासों से रीति रिवाज है, कला है, नैतिकता है, ये सब हमारे पास है। तो एक टाइलर ऐसा है, कोई तो भी विद्वान है उधर का, वो बोलता है संस्कृति वो जटिल समग्रता है जिनमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमता और आदतें शामिल है। देश की एकाग्रता, उन्नति, सामर्थ्य संस्कृति से बढ़ती है। ये सब संस्कृति से बढ़ती है। ये हमारी संस्कृति है और वो हजारों साल से चलती है। अरे ये याद सकते हमारे यहाँ, फिर मैं वो मैक्स मुलर का बात करता हूँ और पंडित नेहरू ने उनके किताब में लिखा, इसीलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि आपको उत्साह करके पंडित नेहरू ने लिखा है। हमारे कोई लिखा, परांठे साहब ने लिखा होता तो कोई लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वो उन्होंने लिखा कि उनको अजब लगता है कि भारत में वो 2 किताबें हजारों साल से, वो किताबों का इतना उन पे प्रभाव है अभी तक जाता नहीं। वो महाभारत और रामायण। हर साल रामायण का, महाभारत का कहीं न कहीं गांव में कार्यक्रम होता है। ये 2 किताबें, वो बाहर का आदमी बोलता है, अपना विरोधी बोलता है कि ये 2 किताबें का प्रभाव, ये हमारी संस्कृति का मूल है, ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति इतनी हमारे
शरीर के खून में भरी हुई है। और तो कहीं किसी कोई भी हमको मिल जाए, कोई भी उन्होंने बहुत कोशिश किए तो हमारी संस्कृति नष्ट होने वाली नहीं थी और नहीं है और नहीं रहेगी। अभी तो क्या, अभी तो हमारा पंतप्रधान सुधा देवालय में जाता है, ध्यान करके बैठता है कि जो हमारे ऐसे असंख्य लोग हिमालय पे बैठते थे और विचार करते थे, राष्ट्र का विचार करते थे, वही विचार ये करते। अभी हमारे देश में किसी को आँख में टेढ़ी आँख से देखने की शक्ति नहीं, टेढ़ी आँख कर देखने का कोई की हिम्मत नहीं रहेगी। इतने हम अभी मजबूत हो गए हमारा भारत। तो ये हमारे संस्कृति का, ये मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। समय की पाबंदी में थोड़ा समय मांग के दिया था। तो भाषा अनेक होती है, भाव एक होता है। राम का नाम आप जानते हैं, भाषा अनेक है, भाव एक है। देखो ना, हमारे राजस्थान में रामलाल है, उधर राम प्रसाद है, कई राम सिंह है, कई रामराव है, कई रामभाऊ है, कई रामलू है, कई रामलू है। तो कई हमारे अनेक लोग हैं कि वह देव धर्म पर गणेश की आरती तो केरल से यहाँ हिमालय तक होती है। भाव एक है, भाषा अलग है, भाव राम का है, भाव तो एक है, भाव गीता का है, भाव हमारे संस्कृति का है। और पंथ ये कितने भी हो, पंथ कितने भी, हम किसी पंथ को विरोध नहीं किए। हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के संतों ने, महापुरुषों ने, या हमारे कोई पहले जो बहुत लोग को ऋषि मुनि हो गए, ने किसी धर्म पर टीका नहीं की। हमारे धर्म में आघात हुए, तलवारें चलाई, लेकिन हम किसी धर्म में विरोध नहीं किए। हम किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं, किसी देश में आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारे रक्त में वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हमारे कोई पंथ रहा, कोई धर्म रहा, तुम्हारा पंथ पे, तुम्हारे धर्म पे तुम रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे यहाँ के लोगों पे, हमारे यहाँ देव धर्म पे कोई आघात करेगा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हारे इसमें नहीं आघात करेंगे। अब धर्मांतर की बात, यहाँ तो राजस्थान में एक कानून बनाया, अच्छा कानून बनाया। किसी जनजाति वालों, अभी किसी ने उसे फंसाया तो उसको देह दंड भी होगा, शिक्षा भी होगी। नहीं तो क्या करते थे मालूम, मुझे याद है, मेरे उधर भी खड़ी है, एक आधे लड़कों को पकड़ते, उसको बोलते मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं वो आयतें पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगा। और एक वकील के पास जाती, डॉक्टरी करती और धर्म परिवर्तन करती, उसको कुछ भी नहीं आता। और कोई हमारे वकील भी नौकरी कर लेते। अरे तेरी कोई बहन रहती थी, तेरी कोई भाची रहती थी, तू कोई नातक रहती थी, तू करता था नौकरी? नहीं करता था, क्या कहते और ऐसे में हमारा पंथ अनेक है, हमारा गंतव्य एक है। हमारा गंतव्य हमारे देश का विकास, हमारे देश के जो देश में रहते लोग उनकी उन्नति, हमारे देश के लोगों की प्रगति, हमारे विद्यार्थी हो, कोई हो, समाज हो, उसके बारे में बहुत
कल्याण ये हमारा कर्तव्य है, वो आपको जाना है। और इसीलिए देश के साथ आपका सभी का लगन रहे, यही भावना प्रकट करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।